हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और हमारा दैट मीन्स लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स हमारा जो मेजर इन्फ्लेशन का पार्ट है, जिसमें हमने मीनिंग जानी, फिर इन्फ्लेशन के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, फिर कितने टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं, फिर कैसे इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है, फिर कैसे इन्फ्लेशन इंडिया में पाया जाता है, कौन कौन इन्फ्लेशन इंडिया में कंट्रोल करता है, ये सब हमने शुरू के 3 लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं। मेजरली वो जो आपके 1 घंटे थे, मतलब टोटल 3 जो शुरू के 3 लेक्चर को मिलाएंगे वो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास होते हैं। और वो अगर आपने देख लिया तो आई एम श्योर कि आप इन्फ्लेशन के लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। फाइन। अब लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स रिलेटेड कुछ टर्म्स। ये आपके स्टेट पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में ये टर्म्स बहुत बार पूछी गई है। सो आई वांट कि मैं कुछ टर्म्स डिस्कस कर दूं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट एंड वी विल एंड दिस लेक्चर वेरी सून, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस लेक्चर दैट यू मे गेट बोर आउट ऑफ इट। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग सो लेट्स स्टार्ट। सो आई एम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म इज नन अदर देन डिफ्लेशन। देखिए, अब जो डिफ्लेशन होता है वो इन्फ्लेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे? इन्फ्लेशन में लगातार प्राइस बढ़ता जाता है, हमारे डिफ्लेशन में लगातार प्राइस घटता जाता है। ठीक है, अब ये 2 रीजन की वजह से होता है। पहला ये कि अगर मान लीजिए आप डिमांड करें, मैंने आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बताया था। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि लोगों की इनकम बढ़ती है। ठीक है, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग जब डिमांड करना चालू कर देते हैं कि सर हमें हमें ये खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है। और जो फैक्ट्रीज रहती हैं वो नई नई फैक्ट्री लगा के डिमांड पूरी करना चालू कर देती है। मान लीजिए हमारे अंबानी साहब को सिर्फ 2 फैक्ट्री लगानी थी, उन्होंने 15 फैक्ट्री लगा दी, तो मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। मतलब लोगों को वॉशिंग मशीन चाहिए थी, तो मुकेश अंबानी उस टाइम पे 100 वॉशिंग मशीन चाहिए थी, मुकेश अंबानी ने 1000 वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस कर दी। तो अब जब इतनी सारी वॉशिंग मशीनों को जब खरीद नहीं रहा कोई, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस गिरेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो उस टाइम पे डिफ्लेशन हो सकता है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन ये कि अगर मान लीजिए जो डिमांड है, डिमांड ही मतलब सप्लाई से ज्यादा गिर जाए। यहां पर आपने देखा कि सप्लाई एक्सेस में हो गई थी। ठीक है, इसलिए डिफ्लेशन आ गया, मतलब ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो गई और डिफ्लेशन आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग डिमांड ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर डिमांड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सब जानते हैं कि प्राइस धीरे धीरे चीजों का घटने लगेगा। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सब अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वहां पर देखिए। ठीक है, अब मैं सिर्फ यहाँ पर रीजन डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से डिमांड घट सकती है। सबसे पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही हाई रेट में, मतलब एक्सटेंट में, मतलब समझ लीजिए बड़े नौजवान और बड़ी खुशकिस्मत लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट है, बाकी सब अनएम्प्लॉयड है, पूरी कंट्री अनएम्प्लॉयड है। सिर्फ 90 दैट मीन्स 10 लोगों के पास बस एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ऐसी कंडीशन अगर समझ सकते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग खरीदेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली प्राइस चीजों का घट ही जाएगा। ठीक है, बिकॉज दुकानदार बोलेगा ले जा भाई, अब मेरे पास भी कुछ नहीं है, ये भी ले जा सस्ते में। ठीक है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। फिर दूसरा, अगर इकोनॉमी में सैचुरेशन आ गई, सैचुरेशन मतलब ये कि जो पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, सबके पास सारी चीजें भर भर के हैं, सबके पास 2-2 लैपटॉप है, सबके पास मैकबुक है, सबके पास आईपैड है, सबके पास एसी है, सबके पास हर एक चीज है, सब ब्रांडेड चीज है। तो उस टाइम पे आप सब जानते हैं लोगों की जरूरतें पूरी हो गई, तो ऑटोमेटिकली लोग डिमांड नहीं करेंगे और डिफ्लेशन आ जाएगा। फिर अगर मान लीजिए जो पॉपुलेशन है वो एज्ड हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आज बैंकिंग लेक्चर बताया था आपको वहां पर कि वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोलती है कि दैट मीन जो सेंट्रल बैंक है वो बोलती है कि नहीं, हमारे पास पैसे मत रखो, हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, वो क्यों करती है? जस्ट बिकॉज वहां की पॉपुलेशन एज्ड हो गई है। जैसी पॉपुलेशन आपकी बढ़ जाती है, मतलब एज हो जाती है, 90-80 के आसपास पहुंच जाती है, तो लोगों की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। फाइन, मतलब फिर वहां पर किसी को कुछ जरूरत ही नहीं रहती। बूढ़े लोग की क्या जरूरत रहती है? सिर्फ खाना। अब ना तो वो कुछ एंजॉय कर सकते हैं, ना एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना उनके लिए वो जिम खरीदेंगे, ना कुछ नहीं, मतलब सिंपली पॉपुलेशन हो गई। और मान लीजिए अगर लो लिक्विडिटी हो गई मार्केट में, मतलब कि आरबीआई ही ज्यादा पैसे नहीं दे रहा है, तो आप आरबीआई जब समझ सकते हैं, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि अगर आरबीआई ज्यादा पैसे नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी, कंजम्पशन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो दैट विल बी डिफ्लेशन। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस फॉल ऑफ प्राइस, मतलब लगातार प्राइस घटे, ये नहीं कि सिर्फ एक बार घट गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी इंडिया में 8% 6% के आसपास इन्फ्लेशन था और ऑटोमेटिकली फिर 4% के आसपास पहुंच गया, तो लोग बोल रहे थे डिफ्लेशन आ गया। इट इज नॉट अबाउट डिफ्लेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, अब आप समझ गए डिफ्लेशन क्या होता है। लगातार प्राइस, लगातार समझ लीजिए, मतलब लगातार चारों क्वार्टर में प्राइस घटेगा, उसके बाद ही हम उसे डिफ्लेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2 क्वार्टर में प्राइस घटा, तीसरे क्वार्टर में बढ़ गया, तो हम उसे डिफ्लेशन नहीं कहेंगे, उसे वो डिसइन्फ्लेशन कहलाएगा। अब डिसइन्फ्लेशन समझ लीजिए क्या हो जाएगा, डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन इज सेम लाइक इन्फ्लेशन। क्या रहता है कि अगर मान लीजिए आपकी कंट्री में, पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, पाकिस्तान में 20% इन्फ्लेशन हो गया। अब मान लीजिए इमरान खान थोड़ा बहुत अच्छा काम करने लगे, जो कि कर नहीं पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ मिलिट्री, तो मान लीजिए फिर भी उन्होंने अच्छा काम करना चालू कर दिया। अब वहां पर 20% से 18% इन्फ्लेशन हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? वहां पर डिफ्लेशन हो गया? नहीं,
सिर्फ वहां पर डिसइन्फ्लेशन हुआ। डिसइन्फ्लेशन मतलब कि रेट घटना चालू हो गया इन्फ्लेशन का, मतलब धीरे धीरे इन्फ्लेशन घटना चालू हो गया है, उस कंडीशन को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर लगातार बहुत ज्यादा था इन्फ्लेशन, फिर अब लगातार यहाँ पर डिसइन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन, और जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव रेट हो गया, मतलब लगातार 4 क्वार्टर क्रॉस कर गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो गया, यहाँ पर डिफ्लेशन की कंडीशन आ गई। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है लगातार रेट घटते घटते जाए इन्फ्लेशन का, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर 20 से 18% भी हो गया तो इन्फ्लेशन तो है ही ना भैया, अब आप थोड़ी ना डिफ्लेशन बोलेंगे। डिफ्लेशन मतलब कि आपका इन्फ्लेशन 0% पहुंच गया, मतलब महंगाई ना के बराबर। आप देख सकते हैं हाँ 18% इंडिया के साथ तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, 16% फिर भी बहुत ज्यादा है, 14% वो भी बहुत ज्यादा है, 10% वो भी बहुत ज्यादा है, 8% वो भी बहुत ज्यादा है, 6% थोड़ी कम है। बट आप देख रहे हैं ना, मतलब इतना रेट घटने के बाद भी इसे डिफ्लेशन नहीं, इसे डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे, मतलब लगातार रेट घटते जा रहा है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। अब जो नेक्स्ट चीज हमारे सामने आती है वो है रीफ्लेशन। देखिए रीफ्लेशन क्या होता है, ये सब यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज में किया जाता है। अब डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर ऑटोमेटिकली मतलब जो इन्फ्लेशन रहता है वो 2%, 1%, 3% रहता है। क्यों वहां पर इतना रहता है? जस्ट बिकॉज वहां की इकोनॉमी में सेचुरेशन आ चुकी है। सेचुरेशन मतलब लोगों के पास सब कुछ है, वहां की पॉपुलेशन एज्ड हो चुकी है, तो लोगों को जियो की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वहां पर डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाती है तो हमारे वहां के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सोचते हैं कि भैया जब डिमांड कम हो गई है तो हम प्रोडक्शन क्या करें, लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइप पे गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी फिजिकल पॉलिसी थोड़ी फ्लेक्सिबल कर देती है। मतलब ये कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकाल देती है, लोग बस पैसा आ जाए। ऊपर से जो वहां का जो सेंट्रल बैंक रहता है वो भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत सस्ती कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले 2008 के बाद क्या होता है, ठीक है, 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आई थी। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आगे आने वाली सीरीज में पढ़ाने वाला हूँ, डोंट टेक एनी टेंशन। सब प्राइम क्राइसिस क्या थी, ठीक है, अच्छे डिटेल में बताऊंगा। तो सब प्राइम क्राइसिस आई थी 2008 में। अब उसके बाद मतलब वहां पर डिमांड पूरी खत्म हो गई थी यूएस में, तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी स्कीम्स निकाल दी कि लोग पास पैसा जाए, लो भैया फ्री में पैसा पकड़ो, खाओ पियो उड़ाओ। जैसे कि बड़े बड़े जो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो प्रोडक्शन चालू करे, ग्रोथ चालू हो। ठीक है, और फिर एक और चीज क्या कि साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिले, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वहां के सेंट्रल बैंक की, वो लोग भी मतलब बहुत ही सस्ते में देने लगे। फॉर एग्जांपल पहले 10% पे अगर मतलब दे रहे थे लोन, अब 2% पे दे रहे हैं, 1% पे दे रहे हैं, तो लोग ले ही लेंगे। मतलब सोचेंगे चलो कुछ ना कुछ बकवास की चीजें खरीदो, लेकिन खरीद लो। ठीक है, अब चीजें पैसे आएंगे तो सब जानते हैं, सब पैसे खर्च कर ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हमारे इंडिया में कोई मोमोज और सब नहीं खाता था, या पैसे रहते चलो यार उड़ा देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, 40 रुपए तो है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ काम होता है। तो वहां पर क्या कर रही है गवर्नमेंट, कर रही है कि लगातार प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लगातार प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मतलब दोबारा इन्फ्लेशन ला रही है, इसलिए उसे बोलते हैं रीफ्लेशन। दोबारा इन्फ्लेशन लाना मतलब रीफ्लेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं रीफ्लेशन। अब इसके बाद हम आते हैं वेज स्पायरल, वेज प्राइस स्पायरल। देखिए वेज प्राइस स्पायरल ये एक्चुअली लेबरर्स और मार्केट से डिपेंड है। कैसे, आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए सबकी इनकम इक्वल है, सब अच्छा चल रहा है, रामराज स्थापित है। अब मान लीजिए कि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो रामराज है, तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल रहेंगे वो अपने लेबर की जो इनकम रहेंगे वो बढ़ा देंगे। जब उनकी प्राइस बढ़ जाएगी वो लोग डिमांड करना चालू करेंगे। अब डिमांड चालू करेंगे तो आप सब जानते हैं प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी थोड़ी सी इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ गई मतलब अब लोगों के पास पैसे कम हो गए। देखिए महंगाई में लोगों के पास पैसे कम पड़ते ही आप मानते कि नहीं मानते, मानते हैं ना, तो पैसे कम पड़ गए। और जब पैसे कम पड़ गए तो लोग बोलेंगे नहीं यार अब फिर से हमें पैसा चाहिए, तो दोबारा इंडस्ट्री के पास जाएंगे, दोबारा पैसे की मांग करेंगे, फिर दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर दोबारा पैसों की मांग करेंगे, फिर दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर पैसों की मांग करेंगे। तो मतलब देखिए कुछ इस स्पाइरल को आप देखिए, इस स्पाइरल में लोग फंसे जा रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए पैसा बढ़ा, यहाँ पर इन्फ्लेशन, पैसा बढ़ा इन्फ्लेशन, पैसा आया इन्फ्लेशन, पैसा आया इन्फ्लेशन, ये साइकिल चलती रहती है। इसी को बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, अब फाइनली आज के लास्ट टॉपिक में आता है, इसके बाद दिस विल बी द एंड ऑफ लेक्चर, जस्ट बेयर मी फॉर 2 to 3 मिनट्स ओनली, फाइन। अब इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है? अब ये कोई देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी तो कोई टैक्स लगा देगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इन्फ्लेशन टैक्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनफॉर्मल टैक्स ऑन पुअर्स। देखिए कैसे, मैंने आपको याद है पुअर के बारे में बताया था कि पुअर के पास सेविंग कम रहती है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो वो लेक्चर देखिए, इसके बाद इन्फ्लेशन टैक्स देखिए, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप वाला पार्ट दिखाइए, इसके बाद इन्फ्लेशन टैक्स में आया। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि पुअर के पास कम सेविंग रहती है, लोगों के पास कितनी सेविंग रहती है, मुश्किल से 3-4 रुपए, या तो सेविंग रहती भी नहीं है। ठीक है, तो मुश्किल से 4-5 रुपए की मान लीजिए सेविंग है, और जैसे ही प्राइस बढ़ गया, अब इनके जो खाने की जो चीजें हैं उनका प्राइस भी बढ़ेगा, तो उस टाइम पे वो जो अपनी जो एक्स्ट्रा 5 रुपए है वो कहाँ लगा देंगे, खाने की चीजों खरीदने में। तो एक तरीके से उन्होंने एक्स्ट्रा रिसोर्स खत्म किए। ठीक है, एक्स्ट्रा जो अपने पास रिसोर्स बना कर रखते वो खत्म किए, तो एक तरीके से गवर्नमेंट के पास ही गए ना,
तो उसे कहा जाता है, एक तरीके का आपने पुअर के ऊपर इनफॉर्मल टैक्स लगा दिए, जो उनके एक्स्ट्रा पैसे ले लिया, उसे इनफॉर्मल टैक्स कहा जाता है, और इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। फाइन, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड जो भी टॉपिक्स बचे हों। फाइन, वैसे आई डोंट थिंक सो कि कोई टॉपिक बचा है, अगर बचा भी होगा तो आप रमेश सिंह या फिर कोई भी कोचिंग के नोट्स लेके उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, अब आपको इन्फ्लेशन समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम आती हो तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आपके जो बेसिक्स है मैंने यहीं पर क्लियर कर दिए हैं। अब आप कोई भी बुक, कोई भी पेपर, किसी भी स्टेट पीएससी, यूपीएससी, कहीं का भी पेपर देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाने हैं। दिस इज माई पर्सनल गारंटी। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू अगेन कि जो हमारी इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज वाली प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके सारे लेक्चर्स एक बार देख लें, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है यूपीएससी में, ठीक है, और सारे स्टेट पीएससी में भी। और एक और चीज, अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर हेल्पफुल है तो उन्हें शेयर जरूर करिए, तो जस्ट बिकॉज कि दूसरों को भी एडवांटेज लेने दीजिए, ठीक है। अदरवाइज ये लेक्चर यहीं पर रह जाएंगे, ना ही आपको फायदा होगा और ना ही पूरी कम्युनिटी को फायदा होगा, ठीक है। सो आई वांट कि पूरी कम्युनिटी को फायदा हो। सो वी विल मीट इन लेक्चर, इन अपकमिंग लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज आई विल प्रोबेबली बी ऑन सम इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, गुड नाइट।